हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स कोबी प्रेम का दूसरा भाग। तो बाहर भी चले जाएंगे। कोबी, हाँ बोलो जैन प्यारी। जैन बेहद डरी हुई थी। मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुस्कुराकर मेरा स्वागत करोगी। नहीं, मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और तुम बाहर जाओगे। तुम्हारे जाते ही शेर फिर से आ जाएंगे, या लकड़बग्घे, या चीते, या कोई भी और हिंसक पशु। जंगल में चारों ओर खूंखार पशु भरे हैं। जब तुम वापस लौटोगे तो यहाँ फूलों की सेज पर सजी होगी सिर्फ मेरी हड्डियाँ, क्योंकि हिंसक पशु मुझे खाकर जा चुके होंगे। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र हो रही है। कोबी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर लौटा। अब बाहर निकल कर देखो, मेरी भेड़िया फौज नामुराद किस दिन काम आएगी। इनके सुरक्षा चक्र को तोड़कर कोई भी हिंसक पशु अंदर आना तो दूर, इस ओर झांक भी नहीं पाएगा। वुफ 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 वुफ। कोबी, तुम एक अच्छे पति साबित हो रहे हो। क्या सच? वो देखो, पक्षी अपना जोड़ा बनाने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। ची ची। हमें भी भीतर चलना चाहिए। मगर कोबी, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। भूख? कोबी खरगोश मार लाया। छी, ये तुम्हारा भोजन होगा कोबी, किंतु मैं ये सब नहीं खा सकती। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसे पकाया जा सके। इंसानों की पाचन क्षमता के अनुकूल ही भोजन चाहिए मुझे। कोबी फिर गया, फिर लौटा। तुम्हारे लिए फल और मछलियाँ। मैंने इंसानों को मछलियाँ खाते हुए देखा है। इसके अलावा अंडे मगरमच्छ के नहीं हैं, मुर्गियों के हैं। इन्हें पकाऊंगी कैसे? इसका इंतजाम भी बाहर कर दिया है। वो देखो, अलाव। ओह, फिर? वाह वाह, अति स्वादिष्ट। चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे यूं इस प्रकार तुम्हारे हाथों की भुनी हुई मछलियाँ और उबले हुए स्वादिष्ट अंडों का भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। लो, एक मछली तुम भी लो। नहीं, फिलहाल मैं फल और अंडे ही खाऊंगी। भोजन के पश्चात मीठा नारियल पानी। आहा, अब मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटूंगा। जैन की उंगलियां अनायास ही कोबी के बालों में चलने लगी। ओह जैन, यह एहसास गजब है। कैसा एहसास? तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटने का, तुम्हारी उंगलियों का मेरे बालों में चलने का। ये कैसा एहसास है जैन? बहुत सुखद सा। मन चाहता है ये रात यहीं रुक जाए, ये पल यहीं ठहर जाए। इस एहसास को मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये क्या है जैन? ये क्या है? यही तो प्रेम है, वास्तविक प्रेम। तुम्हें प्रेम की अनुभूति हुई है कोबी। वास्तविक प्रेम यही है जिसे तुम इस समय महसूस कर रहे हो। क्या सच? उंगलियों का मेरे बालों में चलना रोको मत जैन। इस एहसास को मुझे होने दो। फोबोस मोबोस की स्थितियों ने तुम्हें भेड़िया से अलग करते समय सारी इंसानियत भेड़िया को दे दी और सारी पशुता तुम्हें। किंतु प्रेम एहसास पशुओं को भी अपनी पशुता भुला देता है। प्रेम का जो जज्बा पशुओं को भी प्राप्त है, आज तक तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया, तो उसका कारण भी तुम ही हो। तुम हमेशा गुर्राते रहे, अपनी शक्ति के अंधकार में चूर रहे। देखो, तुम्हें भेड़िया देवता ने दूसरे भेड़ियों से अलग बनाया है। जरा उन्हें देखो, फिर अपने आप को देखो। क्या वे जंगली भेड़िए तुम्हारी तरह दो पांवों पर चल सकते हैं? क्या वो मानवों की भाषा में तुम्हारी तरह बातें कर सकते हैं? नहीं। अहंकार और क्रोध बुद्धि को खा जाते हैं। पल पल प्रेम की अनुभूतियों को महसूस करना है तो अपने अहंकार व क्रोध को कुचल डालो और अपने हृदय और मस्तिष्क के चप्पे चप्पे पर प्रेम का राज होने दो। भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि कोई शेर से कहे कि वो गुर्राना छोड़ दे तो क्या वो गुर्राना छोड़ देगा? दहाड़। तुम देखती जाओ, मेरे प्रकृति मेरे प्रेम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी। फिलहाल मेरी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में सोचो। मेरे कपड़े, श्रृंगार का सामान, वो सब किले में ही छूट गया है। मुझे वहाँ जाना होगा। तुम नहीं जाओगी। प्रेम और प्राणी की प्रकृति दो अलग अलग चीज़ है। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति है वो वैसी ही रहती है। हम चाहे भी तो बकरी को मांस नहीं खिला सकते। भेड़िया के इस विशाल किले में आज जैन के कदमों की आहटें नहीं थी। जैन, आज तुम खामोश क्यों हो? देखो, हवाएं भी खामोश है। दीवारों के जैसे दांत निकल आए हैं, ये काटने को दौड़ रही हैं। हल्की सी आहट से चौंक उठा भेड़िया। मैं जानता था जैन कि तुम लौट आओगी। तुम मेरी ज़िंदगी का भरोसा हो जैन। तुम्हारे बिना ये भरोसा टूट जाएगा। ओह, तुम नहीं हो। तुम्हारे वस्त्रों में मुझे तुम्हारे होने का केवल एहसास हो रहा था। मेरी कल्पना के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी ही सोच जो है। भेड़िया को फर्श पर दिखाई पड़े चूड़ियों के टूटे पड़े वो टुकड़े। ये वही चूड़ियाँ हैं जिन्हें करवा चौथ पर तुमने पहना था। कुछ चूड़ियाँ टूट गई थी। ओह, तुमने इन्हें फेंक दिया जैन, और वह भी कितनी लापरवाही से। भेड़िया उदास था।
चूड़ियों के टुकड़ों में ये जो भिन्न रंग है, किसी को क्या पता, ये मेरी ज़िंदगी के अभिन्न अंग है। किसी को क्या पता, इन टुकड़ों ने मेरे दिल की धड़कनों को बहुत करीब से सुना है। इनकी खनखनाटों ने ही तो उन धड़कनों को सुना है। मेरी सांसों ने इनको करीब से छुआ है। मेरी उंगलियों ने इनसे लाखों अटखेलियाँ की हैं। ये उन कलाइयों से होकर गुजरी है जो मुझसे आलिंगनबद्ध हुई हैं। मेरी तन्हाइयों में मैंने इनसे बातें की हैं। आज ये टूटी हुई हैं, टूटकर बिखरी हुई है। मगर सिर्फ ये टुकड़े नहीं हैं, इन टुकड़े के जर्रे जर्रे में वो सांसें हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी है। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। ये फेंके जाने के लिए नहीं है। क्षणाक। मगर ये चूड़ी टूटने की आवाज़ नहीं थी। ओह, नीचे किले में कोई है, शायद उधर जेन के कमरे में। ओह, कोबी के भेड़िया फौज के भेड़िए, ये क्या कर रहे हैं? कोबी जेन को तो मुझसे छीन कर ले ही गया है। अब उसकी यादों के रूप में यहाँ छूटी निशानियों को भी ले जाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। छोड़ो उसे। उफ। जेन की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वुफ कुर। छोड़ उसे, वो जेन की सैंडल है। जेन के श्रृंगार का सामान कहाँ ले जा रहे हो? वो इसका प्रयोग वापस लौट कर करेगी। ओह, चले गए नामुराद भेड़िए। अपने भेड़ियों के टूटे हुए और सूजे हुए मुंह देखेगा तो दोबारा उन्हें इधर नहीं भेजेगा। कोबी कोबी भड़क रहा था। देखा तुमने जेन, भेड़िया ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया है। बेवजह पीटा। इनका कसूर केवल इतना था कि मेरे आदेश से ये तुम्हारा सामान लेने वहाँ चले गए थे। ये इनका मेरे प्रति प्रेम है और तुम भेड़िया को इंसान कहती हो। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं, ये बात उसे खुद समझने दो जेन, जिस तरह मैं खुद समझा हूँ। तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं। भेड़िया ने सामान लाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी व्यवस्था करूँगा। तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। जाओ आराम करो, फिर जल्दी ही। जेन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये सब क्या है? कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, साबुन, शैम्पू, इत्र, जो तुम्हें चाहिए था वो सब। मगर ये सब चीज़ें तुम कहाँ से लाए हो? जब मेरे भेड़िया भेड़िया से ये सब चीज़ें नहीं ला सके तो मैंने अपनी भेड़िया फौज के भेड़ियों को दूसरे कबीलों में बेचकर मंगवाई है। लोगों ने अपनी इच्छा से इन्हें ले जाने दिया है। लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला होगा। मगर ये लूट है। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा जंगल मुझे चोर या गुंडे मवाली की पत्नी कहे? कौन ऐसा कहेगा? सारा जंगल मुझे अपना देवता मानता है। लोग खुशी से मुझे भेंट देते हैं। तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत से मैं इनकार नहीं कर रही, किंतु उन्हें वैसे ला कर दो जैसे हर पति अपनी पत्नी के लिए लेकर आता है। देखो कोबी, अब तुम गृहस्थ आश्रम में पड़ ही गए हो तो तुम्हें इन सब बुनियादी वस्तुओं के लिए मेहनत मशक्क़त करके कुछ कमाना होगा। आज से छीना झपटी बिल्कुल बंद। ये सामान जिसका है उसे वापस भिजवा दो। मुझे मेरे तरीके समझाने की कोशिश मत करो जेन, और अपनी इंसानियत भरी बातों को जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दो। तुम कोबी की पत्नी हो, वैसी ही बनकर रहो। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। याद रहे, तुम इंसान हो, इसलिए जब मैं तुम्हें मांस खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे फल खाने पर मजबूर मत करो। उफ़, आज ज़िंदगी के जिस रास्ते पर आकर मैं खड़ी हो गई हूँ उस रास्ते की मंजिल क्या होगी? हालात से समझौता। समाज के बनाए लिए नियम मुझे कोबी के साथ रहने पर विवश कर रहे हैं और मन के बंधन भेड़िया से टूटने को तैयार नहीं। मुझे दोनों की ही खुशी चाहिए। सब कुछ समय पर छोड़ दिया था जेन ने। कोबी, यहाँ तो कहीं भी आसपास पानी नहीं है। बिना पानी के खाना कैसे पकेगा? नहाने के लिए पानी भी चाहिए। ये भला मैं थोड़ी देर बाद आकर बांधूंगा। ये झूला मैं थोड़ी देर बाद आकर बांधूंगा। मगर काश कोबी झांक पाता जेन की आंखों में भरे नीर को। उफ, आज ये सुबह कितनी नीरस लग रही है। रोजाना आँख खुलते ही सूर्य की रोशनी की जगह भेड़िया का चेहरा मेरी आंखों में सुबह होने का एहसास कराता था। आज चिड़ियों की चहचहाटों में कर्णप्रियता नहीं, भंवरों की गुनगुनाहटों में वैसी मधुरता नहीं, गुजरती हवा पेड़ों की डालियों में जीवन का संगीत पैदा नहीं कर पा रही। कोबी की उन छोटी छोटी हरकतों में भी कोबी प्रेम को महसूस कर रही थी जेन। सांस आ रही है पर उमंगे भरी प्रतीत नहीं हो रही है। पाँव चल रहे हैं मगर जिंदगी ठहरी हुई सी क्यों है? जेन के हृदय पर उदासी भरी धुंध छाती जा रही थी। हृदय में चुभते प्रेम शूलों को कोबी महसूस नहीं कर सकता था। जेन, पानी का इंतजाम हो गया। अच्छा, जेन ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की थी। हाँ, वो देखो, ये रोज़ाना पानी के घड़े रख कर जाएंगी। तुमने इन्हें इस काम के लिए भयभीत किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इनसे तुम्हारे लिए केवल कुछ घड़े पानी ले चलने को कहा था। ये सब के सब ले आई। चलो, कौन सा नदी में पानी कम हो गया? हा हा हा। ओह जेन, तुम खुश हो ना? हाँ कोबी, तुम मेरा सब ध्यान रख रहे हो। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय भेड़िया के।
तो फिर मैं खाने का इंतजाम करने जाता हूँ। नमक हरामो, मेरी जेन का ध्यान रखना। कूँ कूँ, अवश्य कोबी देवता। मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? खाली रहूँगी तो भेड़िया की और अधिक याद आएगी। दिन भर मैं फूजो बाबा के साथ औषधीय वनस्पतियों की खोज करती थी। जेन की राह रोक ली थी भेड़िया फौज की रक्षा पंक्ति ने। ओह, ये मुझे अपनी रक्षा पंक्ति को पार नहीं करने दे रहे। कूँ कूँ, मुझे जाने दो, मैं अभी लौट आऊँगी। कूँ कूँ, ये रास्ता नहीं छोड़ रहे। कोबी ने इन्हें पहरे पर रखा है, लेकिन मुझे जाना होगा। हटो, जाने दो मुझे। भेड़ियों की भीड़ में से पाँव के पास पड़ा पत्थर दिखाई नहीं पड़ा तो ठोकर खाकर गिर पड़ी जेन। उफ! कोबी उसी पल वहाँ आ पहुँचा था। जेन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। अब खून कोबी की आंखों में उतर आया था। नामुरादो, मैंने साफ साफ देखा है, यह सब तुम्हारी भूल है। उसे रास्ता क्यों नहीं दिया? वो बाहर जाना चाहती थी तो उसके साथ जाते। तुम्हारे कारण मेरी जेन को चोट लगी, खून छलका। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मरना होगा तुम्हें। कोबी नहीं, जेन के शरीर से वही एक एक खून की बूंद की कीमत तुम्हें चुकानी होगी नामुरादो। रुक जाओ कोबी, रुक जाओ। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वो सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। क्या खाक कर्तव्य पूरा कर रहे थे? जिसकी रक्षा के लिए तैनात थे उसे घायल कर दिया। मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। मुझे इन्हें समझा लेने दो जेन कि मेरे लिए तुम क्या हो। किसी की भूल से तुम्हारे शरीर से खून छलकेगा तो वो मेरी आंखों में उतरेगा। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा जो मेरे जख्मों को नहीं देख पाया? मैं अभी तुम्हारा जख्म साफ करके इस पर कोई औषधि लगाता हूँ। औषधि? कहाँ है औषधि? वही तो लेने जा रही थी। कोबी, क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारा कैदी बनकर रहना होगा? यहाँ तुम मेरी पत्नी हो। तो फिर हटाओ ये पहरे, मुझे स्वच्छंद सांस लेने दो। ये पहरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। हटा दूंगा, तुम चाहती हो तो हटा दूंगा। कोबी के प्रेम में हिंसा नहीं थी, उसके स्वभाव में हिंसा थी। चलो भागो यहाँ से, अब जब बुलाऊं तब आना। जेन, मैंने उन्हें भगा दिया, तुम अपनी इच्छा से यहाँ रह। अरे, सो गई? आंखें खुली जेन की। कोबी, क्या कर रहे हो? इन पत्थरों को यहाँ से दूर फेंक रहा हूँ। इन्हीं से टकराकर घायल हुआ था ना तुम्हारा माथा। मैं एक कंकर भी तुम्हें चुभने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जेन हक्की बक्की देख रही थी कोबी के प्रेम को। कोबी, आह! जेन, क्या हुआ? शायद चक्कर आ गया था। उफ! तुम्हें पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। मैं लाया हूँ, तुम इनका सेवन करो। तुम्हें वैद्य की ज़रूरत है, मैं किसी वैद्य को लाता हूँ। जेन, तुम घबराना नहीं, मैं अभी लौटता हूँ। कोबी औजाव और वैद्यों की भीड़ ले आया। ठीक से देखो उसे क्या हुआ, वरना वो हाल करूँगा कि पूरे जंगल में तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ये रोग माथे की चोट के कारण नहीं है, ये अवसाद के लक्षण मालूम पड़ते हैं। वो क्या भला है? इसको भीतर ही भीतर कोई गम खा रहा है कोबी देवता, और ये तो जेन ही बता सकती है कि उसे क्या गम है। धाड़! तो हरामखोरो, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? ठीक करो मेरी जेन को, वरना तुम्हें बीमार कर दूंगा। फूजो तक समाचार आ पहुँचा था। जेन की हालत काफ़ी नाजुक है फूजो बाबा, मैं वहाँ जाऊँगा। उस स्पर्श को पहचानती थी जेन। फूजो बाबा, आप? क्या भेड़िया भी आया है? नहीं, अगर उसे तुम्हारी इस हालत का पता चलता तो वो किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगा। फिर तुम जानती हो कि क्या होगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। जेन, तुम्हें तो तीव्र ज्वर भी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आ गया बुड्ढे टुड्डे, तुम मेरी जेन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, मगर कान खोलकर सुन ले, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। धाड़! जेन बहुत गंभीर रूप से बीमार है कोबी, बात समझने की चेष्टा करो। उसका ठीक से उपचार मैं उसे अपने आश्रम में ले जाकर ही कर सकता हूँ, जहाँ भेड़िया भी आएगा। मैं तेरी नियत पहचानता हूँ बुड्ढे टुड्डे, चल दफ़ा हो। धाड़! ठीक है कोबी, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। फूल के बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं, और फूल डाली पर ही अच्छे लगते हैं। फूल को डाली से तोड़कर किताबों में रख लेने से उसकी खुशबुओं को बांध कर नहीं रखा जा सकता। वो मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, अपनी रंगत खो बैठते हैं, जैसा कि जेन के साथ हो रहा है। तुम इस फूल को भेड़िया के हृदय की डाली से तोड़ लाए हो। डाली से टूटा हुआ ये फूल मुरझा रहा है, होले होले कुम्हला रहा है, अपनी रंगत को खो रहा है, मर रहा है, और मरी हुई चीज़ों से सड़ांध उठती है, प्रेम की खुशबू नहीं। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो वास्तव में प्रेम नहीं, वस्तु है। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, सजावटी वस्तु की तरह। तुम जेन को वस्तु बनाकर जबरन अपने पास रखना चाहते हो। याद रखो, प्रेम लेने या छीनने का नहीं, देने का दूसरा नाम है। भंवरा फूल से पराग लेता है तो बदले में फूल उससे क्या लेता है? तुम जानते हो कि जेन की खुशी भेड़िया है, मगर तुम्हारा अहंकार इस बात को नहीं मानना चाहता।
पत्नी शब्द का सहारा लेकर तुम प्रेम को नहीं, जेन को पाना चाहते हो कोबी, क्योंकि प्रेम मन के बंधन को ही बड़ा मानता है। मैं जा रहा हूँ कोबी। डाली से टूटे हुए फूल की खुशबू तुम कितने समय तक समेट रख सकते हो? अब यही देखना है मुझे। कोबी, बाबा की बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन भेड़िया ने भोर से पहले ही बिस्तर छोड़ दिया। जैन तो है नहीं, मगर उसकी निशानियों को देखकर ही होती है मेरी सुबह और शाम। ओह, क्या ये सपना है? नहीं, नहीं, ये सपना है। जैन यहाँ। भेड़िया को ही जैन के स्पर्श की अनुभूति उस झूठ का पर्दाफाश कर रही थी। जैन, तुम हो? यह हकीकत है? वह भेड़िया तुम? मैं यहाँ कैसे आ गई? भेड़िया, क्या तुम मुझे वहाँ से यहाँ कोबी से छुपाकर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कोबी छोड़कर गया है। उसके भेड़िए ने मुझे ये संदेश दिया है। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। उपचार? ओह बाबा, कोबी का प्रेम मुझे समझना होगा। वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, लेकिन उपचार के बाद मैं उसके पास ही लौट जाऊँगी। मैं कोबी के प्रेम को भी इज्जत देना चाहती हूँ। कांटों भरा अमर प्रेम का यह सफ़र अभी जारी रहेगा। पढ़ते रहिए यह अमर गाथा, जो भेड़िया को ले जाएगी सुकन्या के पास, उसकी अमर कल्पनाओं में। कौन है सुकन्या? उससे पहले पढ़े खूंखार कोबी के दिल में प्रेम की भावना कैसे जन्मी। गुरु भोकाल। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं कोबी प्रेम की अगली कॉमिक्स गुरु भोकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।